जय हिंद साथियों। संसद के नए भवन में पहला कदम महिलाओं के लिए उठा। 128वां संविधान संशोधन विधेयक, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, जो कि लोकसभा व राज्यसभा दोनों से पास हो चुका है और राष्ट्रपति सिग्नेचर के बाद यह कानून बन गया, जिसमें प्रावधान है कि यह कानून महिलाओं के लिए सीधे निर्वाचित लोकसभा और राज्य विधानसभाओं स्टेट लेजिस्लेचर में 33% सीटें आरक्षित करता है। इसका मतलब यह है कि कुल सीट में से 33% सीट्स पर केवल महिला प्रत्याशी ही चुनाव लड़ सकेंगे। हालांकि इसे लागू होने में थोड़ा ट्विस्ट है। यह कानून 2025 की जनगणना के बाद और 2026 में परिसीमन आयोग के गठन और उसकी रिपोर्ट के बाद ही लागू किया जाएगा। परिसीमन आयोग लोकसभा और विधानसभा में निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण करता है। इस प्रकार अगर देखा जाए तो यह लोकसभा में पहली बार 2029 के आम चुनाव के बाद ही लागू होगा। दोस्तों, एक और जहां भारत ने महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन के कन्वेंशन CEDAW पर हस्ताक्षर किए हैं। यह कन्वेंशन पॉलिटिकली और सोशली जीवन में महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने की बात करता है। लेकिन इसके बावजूद देखा जाए तो भारत में निर्णय लेने वाली संस्थाओं में महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन के मामले में भारी भेदभाव है। संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में लगभग 7500 से अधिक नेताओं ने काम किया, लेकिन जबकि महिला प्रतिनिधि की संख्या देखी जाए तो 600 से भी कम रही है। इसका मतलब यह होता है कि कुल प्रतिनिधि में से 10% से भी कम महिलाएं संसद में पहुंच चुकी हैं। वर्तमान लोकसभा में 538 में से केवल 82 सीट्स पर महिलाएं हैं, जो अगर प्रतिशत में देखा जाए तो लगभग 15% के आसपास होगा, और राज्यसभा में यह आंकड़ा लगभग 14% है। महिला प्रतिनिधि के मामले में भारत विश्व में 141वीं रैंकिंग पर आता है, जबकि प्रथम रैंक पाने वाला रवांडा में यह परसेंट 61% हो जाता है। भारत महिला प्रतिनिधि के मामले में पाकिस्तान, बांग्लादेश और भूटान जैसे पड़ोसी देशों से भी पीछे है। महिला समानता के मामले में राज्य विधानसभाओं में स्थिति और भी खतरनाक है। 2022 के आंकड़ों के अनुसार केवल 10 राज्य में ही महिलाओं की हिस्सेदारी डबल डिजिट्स में है, जिसमें सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी छत्तीसगढ़ में 14.4% है, जबकि मिजोरम और नागालैंड में तो कोई महिला विधायक ही नहीं है। हालांकि हालिया संपन्न नागालैंड के विधानसभा चुनावों में 60 सीट्स में से 2 सीट्स पर महिला प्रतिनिधि हैं। दोस्तों, इस कानून में पॉलिटिकल में आरक्षण की बात की गई है, लेकिन पॉलिटिकल में आरक्षण का जो बैकग्राउंड है वो बहुत पुराना है। तो पहले हम इसको देखते हैं। राजनीति में आरक्षण की शुरुआत 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जिसे मार्लो मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। उस समय भारत में अंग्रेजी हुकूमत थी। उसमें कुछ प्रावधान किए गए थे, जिसमें कि भारतीय विधानसभा में उस समय 69 सीट्स थी, जिनमें से 27 पर इलेक्शंस होते थे। उन 27 में से 8 सीट्स को मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र यानी कि सेपरेट इलेक्टोरल घोषित किया गया। पृथक निर्वाचन का अर्थ है कि मुस्लिम ही प्रत्याशी होगा और मुस्लिम ही मतदाता होगा। अब आप ही बताइए, जब प्रत्याशी को पता है कि वह सिर्फ मुस्लिम ही वोट से जीतेगा, तो उसने गैर मुस्लिम लोगों पर ध्यान देना कम शुरू किया और गैर मुस्लिम लोगों ने वहां से पलायन करना शुरू कर दिया और उस क्षेत्र में मुस्लिम आबादी अधिक होने लगी। एक समय बाद उस आबादी ने देश से विभाजन की मांग की और अलग राष्ट्र पाकिस्तान का निर्माण किया। ऐसा ही दूसरा मुद्दा दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान दिखाई देता है, जहां दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 71 सीटों का प्रावधान को मान लिया गया था, परंतु गांधी जी ने इसका विरोध किया। गांधी जी ने कहा कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र देश की एकता और अखंडता के खिलाफ है। एक जगह पृथक निर्वाचन क्षेत्र की 71 सीट्स न देकर प्रांतीय विधानसभाओं में दलित वर्गों के लिए 147 सीटों का आवंटन किया गया, जो कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सीट्स थी। जैसे कि कुछ सीट्स उत्तर प्रदेश में, कुछ सीट्स मध्य प्रदेश में, कुछ छत्तीसगढ़ में। इस तरह से अलग अलग जगह सीट्स प्रोवाइड की गई और इस व्यवस्था को आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। इससे तात्पर्य है कि किसी भी इलेक्शन एरिया में सभी मतदाता तो वोट डालेंगे, लेकिन प्रत्याशी केवल उसी समुदाय या सामाजिक वर्ग का होगा जिसके लिए सीट्स आरक्षित हैं। तो जब हमारा संविधान बना तो संविधान में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों वाली प्रणाली को ही बनाया गया। उसमें आरक्षण की बात उठी कि आरक्षण प्रोवाइड किया जाए, तो उसमें भी आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों वाली प्रणाली की तरह से आरक्षण प्रोवाइड किया गया। मूल संविधान SC और ST के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आरक्षण की व्यवस्था करता है। प्रारंभ में यह व्यवस्था 10 वर्ष के लिए थी, यानी 1960 तक थी, परंतु संवैधानिक संशोधनों के द्वारा इसे 2020 तक कर दिया गया है। आरक्षण की अवधि खत्म होने पर संसद इसे आगे बढ़ाने का निर्णय ले सकती है। प्रेजेंट में 543 सीट्स में से 84 सीट्स अनुसूचित जाति और 47 सीट्स अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। अब देखिए, भारतीय संविधान में आरक्षण क्यों दिया गया। आरक्षण का मुद्दा बहुत डिबेटेबल है, इसके बारे में कभी हम और डिस्कस करेंगे, बट आप इतना समझ लीजिए कि भारतीय संविधान में जितने भी प्रकार का आरक्षण प्रोवाइड किया गया है वह एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के रूप में दिया गया है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 15, 16 और 46 स्पष्ट करता है कि सरकार बच्चों, महिलाओं और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की बेहतरी के लिए विशेष योजनाओं एवं निर्णय लागू कर सकती है। अब इसी से सोच सकते हैं कि भारतीय संविधान में आरक्षण का प्रावधान क्यों किया गया होगा। भारतीय प्रणाली में 2 प्रकार के आरक्षण की बात की गई है। पहला सरकारी नौकरी में और संस्थानों में प्रवेश के लिए, जिसमें SC, ST, OBC, EWS और वुमेन सभी को आरक्षण प्राप्त है। दूसरे प्रकार का आरक्षण है राजनीति में आरक्षण।
जिसमें केवल पहले SC और ST वर्ग के पुरुषों को आरक्षण प्राप्त था, परंतु अब सभी वर्ग की महिलाओं को भी आरक्षण प्राप्त हो चुका है। हालांकि इससे पहले पंचायती शासन प्रणाली में 1993 में महिलाओं को आरक्षण दिया जा चुका था। पर इसमें भी एक बात उठती है कि रिजर्वेशन तो प्रोवाइड किया जाएगा, पर ये किस किस तरह से मिलेगा। अब इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। इस समय लोकसभा में 543 सीट्स हैं, जिसमें से 131 सीट्स पहले से ही रिजर्व थी। पर जब महिला आरक्षण विधेयक कानून बन गया तो इसमें से 43 सीट्स महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इन्हीं 131 सीट्स में से 43 सीट्स महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इन 43 सीट्स को महिलाओं के लिए रिजर्व कुल सीट्स के एक हिस्से के रूप में गिना जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि महिलाओं के लिए आरक्षित 181 सीट थी, इसमें से 138 ऐसी होंगी जिन पर किसी भी जाति की महिला को उम्मीदवार बनाया जा सकेगा। यानी कि इन सीट्स पर उम्मीदवार पुरुष नहीं होगा बल्कि कोई महिला ही होगी। पॉलिटिकल रिजर्वेशन को समझने के बाद हम समझते हैं कि जो प्रेजेंट बिल है इसका बैकग्राउंड क्या है। तो महिला आरक्षण का मुद्दा संविधान सभा के दौरान भी उठा, परंतु उस समय इसे अनावश्यक बताकर खारिज कर दिया गया। उस समय यह माना गया था कि लोकतंत्र सभी ग्रुप को रिप्रेजेंटेटिव प्रदान करेगा। संविधान सभा के दौरान महिला रिप्रेजेंटेटिव्स ने भी इसका समर्थन नहीं किया और इसको खारिज किया गया कि महिला आरक्षण की कोई जरूरत भी नहीं है। उसी समय 1947 में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रेणुका रे ने भी ये कहा था, हम हमेशा सोचते हैं कि जब अपने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले पुरुष सत्ता में आएंगे तब महिला को आज़ादी के साथ साथ स्वतंत्रता भी मिल जाएगी। लेकिन वर्तमान में 75 साल बाद देखने पर हमें ऐसा लगता है कि हमने अपने स्वतंत्रता सेनानियों के जो सिनेरियो था उसको हमने गलत साबित किया है। अगर ऐसा होता तो 2011 की जनगणना के अनुसार देश में महिला साक्षरता दर 64.46% और पुरुष साक्षरता दर 82.14% नहीं होती। इन दोनों के बीच इतना बड़ा गैप नहीं होता। और संविधान सभा के बाद महिला आरक्षण बिल को सबसे बड़ा बूस्टअप मिलता है 1971 के बाद। साल 1971 था जब UN ने भारत से रिक्वेस्ट की और कहा कि 1975 में हम एक इंटरनेशनल वुमेन ईयर मनाने वाले हैं। उसके चलते हमें अब भारत में वुमेन्स का स्टेटस जो है उस पर एक रिपोर्ट दीजिए। इस रिपोर्ट्स को तैयार करने का कार्य एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री को दिया गया। उस मिनिस्ट्री के अंतर्गत एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम CSWI था, कमेटी ऑफ स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया। ठीक है, उसकी अध्यक्षता वीना मजूमदार थी। उस समिति ने टुवर्ड्स इक्वलिटी नाम की एक रिपोर्ट पेश की। उसमें बताया गया कि जो भारतीय राज्य है वो जेंडर इक्वलिटी में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योर करने में फेल हो चुका है। और यहाँ से उस समय की सरकार को रियलाइज हुआ कि हम वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और यहाँ से फिर वुमेन एम्पावरमेंट के प्रयास शुरू किए गए। उसके बाद आगे फिर एक लंबे समय के बाद भारत में महिला आरक्षण संबंधित पहला प्रयास पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के कार्यकाल में मई 1989 में किया गया। लेकिन यह स्थानीय निकायों यानी कि पंचायतों नगर पालिका में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान करता था, लेकिन यह पूर्णतः पारित होने में विफल रहा। इसके बाद 1992 और 1993 में तत्कालीन PM PV नरसिम्हा राव द्वारा इससे संबंधित बिल पेश किया गया, जो कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पारित होने में सफल रहा। इसके तहत भारत में पहली बार पंचायती राज यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में महिलाओं के लिए सभी सीटों एवं अध्यक्ष पदों पर 33% आरक्षण का प्रावधान लागू किया गया। आगे चलकर लोकसभा एवं राज्यसभा के लिए महिला आरक्षण का पहला प्रयास साल 1996 में देवेगौड़ा सरकार के नेतृत्व में किया गया। इसके लिए संसद में 81वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया गया, लेकिन विधेयक लोकसभा में मंजूरी नहीं मिल सकी क्योंकि इसमें कुछ बैरियर्स थे। इसके बाद एक एक करके साल 1998, 99, 2002 और 2003 में वाजपेयी सरकार के तहत विधेयक को फिर से पेश किया गया, लेकिन यहाँ भी यह पारित नहीं हो सका। इसके बाद साल 2008 में PM मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने इसे राज्यसभा में पेश किया। करीब 2 साल बाद 2010 में इसे राज्यसभा में पारित किया गया, लेकिन लोकसभा में यह पारित नहीं हो सका। उसके बाद 2014 में BJP सरकार आई और BJP सरकार ने वुमेन एम्पावरमेंट पर जोर दिया और उसके तहत 27 साल से रुका यह विधेयक अब 2023 में कानून बन गया है। अब रिजर्वेशन तो प्रोवाइड कर दिया गया है, पर क्या असल में इसकी ज़रूरत है, इसको समझिएगा। दरअसल किसी भी समूह को पॉलिटिकली प्रोसेस में अनुपातिक रूप से प्रतिनिधि नहीं दिया जाता है तो नीति निर्माण में उसकी भागीदारी सीमित हो जाती है, और जब लॉ मेकिंग होती है तो उसमें भी उसके हितों का ख्याल नहीं रखा जाता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। जैसे जब GST लागू किया गया था तब सैनिटरी पैड पर GST की 12% की दर थी। आपको पता है कि सैनिटरी पैड महिलाओं के लिए आवश्यक सामग्री है और महंगे होते ये बहुत सी महिलाओं की पहुंच से बाहर हो गए, यानी कि बहुत सी महिलाएं इन्हें खरीद नहीं पाई, जबकि हम जानते हैं कि इससे महिलाओं के स्वास्थ्य पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और इसके साथ साथ स्वच्छता संबंधी भी दिक्कतें बढ़ती जाती हैं। ऐसा इसलिए हुआ था जब GST परिषद का गठन किया गया था तो इसमें एक भी महिला प्रतिनिधि शामिल नहीं थी, इसलिए सैनिटरी पैड को गैर आवश्यक सामग्री जैसे खिलौने आदि जैसे सामान की श्रेणी में रखा गया और 12% टैक्स की रेट लगाई गई। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने भी इसको गलत ठहराया। सरकार ने इसे टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया, 0% टैक्स रेट में रखा गया। तो हम इसे समझते हैं कि अगर कोई वुमेन रिप्रेजेंटेटिव इसमें हो तो वह अपने लिए इस बात को जरूर रखती। 1993 के बाद से महिलाओं को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्थानीय निकायों में आरक्षण प्रोवाइड किया गया था। तो
उनमें कुछ ऐसी रिपोर्ट सामने आती हैं जिसमें पता चलता है कि महिलाओं ने पुरुषों से भी अच्छा वर्क किया है। जैसे कि एक रिपोर्ट है चट्टोपाध्याय एंड डुप्लो रिपोर्ट 2004 के अनुसार महिला प्रतिनिधियों ने अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में पीने के पानी, सार्वजनिक वस्तु के प्रावधान, शिक्षा और चिकित्सा पर ज़्यादा बल दिया है। इसके अलावा कई रिपोर्ट्स यह भी बताती हैं कि इससे स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार में भी कमी आई है। दरअसल महिला आरक्षण की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि भारत में पुरुषों की तुलना में महिला वोटिंग में ज़्यादा भाग लेती हैं। वो न केवल राज्य विधानसभाओं में बल्कि लोकसभा चुनावों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। साल 2019 के लोकसभा आंकड़े देखे जाएं तो लगभग 67% पुरुषों मतदाताओं ने वोट किया और वहाँ ही महिला वोटर्स की प्रतिशत 68% था। इसके साथ आज महिला हितों से जुड़े जो भी कानून है वह सब दहेज प्रथा, बलात्कार, घरेलू हिंसा जैसे मुद्दों तक ही सीमित है। अगर लेजिस्लेचर में महिला भागीदारी होगी तो इससे फायदा होगी महिला से जुड़े मुद्दों और उनसे संबंधित कानूनों का दायरा भी बढ़ सकेगा। अब विधेयक कानून तो बन चुका है, लेकिन भारत में कुछ ऐसे ग्रुप्स भी हैं जो आज भी यह सोचते हैं कि महिला सिर्फ घर का काम करने के लिए और बच्चे संभालने के लिए पैदा हुई है। इलेक्शंस में उम्मीदवार की बात तो दूसरी बात है, बल्कि वह वर्ग महिलाओं को जॉब्स करने की भी आज़ादी नहीं देता है। कुछ लोगों का मानना यह भी है कि जैसे पहली लोकसभा में 5% महिलाएं थी और आज लगभग 15% की हिस्सेदारी है उनकी, ऐसे एक समय बाद ऐसा आएगा महिला खुद ब खुद समानता के कगार में पहुंच जाएंगी और इसमें कानूनी हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। बल्कि इनमें से कुछ ग्रुप्स का मानना यह भी है, आपने जरूर सुना होगा या देखा होगा कि प्रधान पद पर तो महिला है परंतु जमीनी स्तर पर कार्य उसका पति, ससुर और उसका बेटा कर रहा है। आए दिन आप ऐसी खबरें न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ते रहते हैं। इससे यह आशा लगाई जा रही है कि उच्च निकायों यानी कि विधायिका और लोकसभा में भी ऐसा ही होगा। अब ये कहना कि समाज अपने लिए खड़ा होगा बेईमानी है। समाज की गतिशीलता बहुत धीमी है और इस धीमी गतिशीलता में हम आधी आबादी और उसका हम हक नहीं छीन सकते हैं। समाज की गतिशीलता के इंतजार में न दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा जैसी बुराइयां खत्म हुई हैं, न ही समान कार्य के लिए समान वेतन जैसे नियम लागू होने के बावजूद महिला मजदूरों को कम वेतन दिया जा रहा है। और इतना ही नहीं, खेल, फिल्म और अन्य क्षेत्रों में भी महिलाओं को असमानताओं का शिकार होना पड़ रहा है। आज महिलाओं ने हर क्षेत्र में खुद को साबित किया है। देश ने कई महिला नेतृत्वकर्ता को देखा है, चाहे वह इंदिरा गांधी हो या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ये तर्क की महिला आरक्षण किसी भी पसंद को सीमित करेगा, यह गलत है। देखा जाए तो यह डाइवर्सिटी का समावेश कर डेमोक्रेसी को बढ़ावा देगा। हमें सामाजिक जागरूकता द्वारा इसकी स्वीकृति पर जोर देना चाहिए। सरकार का काम है कानून बनाना और उसे लागू करवाना, लेकिन उसे लागू करवाने की जिम्मेवारी हम नागरिकों की भी है। जिस प्रकार हम अपनी माता पर भरोसा करते हैं कि वे फाइनेंशियली और हर जगह फैमिली को रन करा सकती हैं, उसी प्रकार हमें महिला प्रतिनिधियों को भी स्वीकार करना होगा और उन पर भरोसा जताना होगा कि वे सब मिलकर नेशन रन करा सकती हैं। यह वुमेन एम्पावरमेंट को मजबूत करेगा और साथ ही इस बिल का आलोचना करने वाले वर्ग को एक आईना दिखा सकेगा। जय हिंद।